हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टील की जो पाइप्स होती हैं, चाहे गोल पाइप हो, चाहे चौकोर पाइप हो, चाहे स्टील की चाहे प्लेट्स बनानी हो, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में काम करती है। और ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। इस कंपनी का नाम है पी एस राज स्टील्स। लोगो है PSSR। आज के दिन अभी तक आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है ये लोगो जो है पर्टिकुलरली। एंड यहाँ पर कंपनी का जो IPO है वो 12 से 14 फरवरी के बीच में खुलने वाला है। 140 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस इन्होंने सेट किया है। 1000 का लॉट साइज है, तो यहाँ पर 1,40,000 रुपये की जरूरत आपको एटलीस्ट पड़ने वाली है। ये SME कैटेगरी का IPO है। छोटी कंपनी है आज के दिन। ये कंपनी टोटल पैसे उठा रही है 29 करोड़ के आसपास में, और यहाँ पर 105-106 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा रही है पूरी कंपनी की। प्रमोटर्स के पास में 100% मालिकाना हक था कंपनी के अंदर में IPO से पहले। IPO की लिस्ट होने के बाद में प्रमोटर्स का जो है लगभग 75% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट इज़ ग्रेट, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी क्या काम करती है। तो जैसे हमने बताया कि स्टील के स्टेनलेस स्टील जो कि मेन स्टील होता है, एक तो लोहे को भी कई लोग स्टील ही बोलते हैं, बट स्टेनलेस स्टील जो कि जंग रोधक लोहा। वैसे स्टेनलेस स्टील भी लोहा ही होता है, बट उसमें कार्बन मिला देते हैं लोहे में, तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। कार्बन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है उसमें, राइट। तो जंग नहीं लगता। अब यहाँ पे यही पाइप्स और ट्यूब्स बनाने का काम ये कंपनी करती है, जिसको JSL जो कि जिंदल स्टेनलेस स्टील है, वो भी इसी से अपने माल काफ़ी काफ़ी माल इससे बनवाती है। इस पर्टिकुलर फैक्ट्री, इन्हीं की फैक्ट्री से बनवाती है। अब देख लेते हैं कंपनी का जो ये पैसे उठाने वाले 105 करोड़ रुपए, उसका क्या करने वाले। तो ये बोल रहे हैं कि हम कुछ खास नहीं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। रोज़मर्रा का जो काम है या फिर छोटा मोटा जो लोन है उधारी में पैसा उठाने के लिए, फिर उधारी किसी से ज़्यादा ले रखी है तो उसको पेमेंट करने के लिए जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं लेन देन की, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। एक साल के अंदर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं RHP के अंदर में। हम लोग घुसने से पहले एक बार एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। कंपनी के जो लीड मैनेजर्स हैं जो IPO लेके आ रहे हैं, उनका नाम है खम्बत्ता सिक्योरिटीज़। अब इनका पास्ट रिकॉर्ड अगर हम लोग चेक करते हैं तो कैसा चला है अब तक, तो लिस्टिंग गेन के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पर जंगल कैंप्स नाम से एक IPO आया था, 80% ऊपर खुला, बाद में नीचे आ रहा है। ऊपर काफ़ी सारे जितने भी इनके IPOs आए हैं मेनली सारे, मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज ऊपर ही खुले, बट कुछ IPOs जो हैं वो ऊपर खुल के बाद में नीचे आए हैं काफ़ी अच्छे खासे। काफ़ी सारे हैं जो उससे भी और ऊपर चले गए हैं। सो आई थिंक दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब इन द फील्ड ऑफ IPO। वैल्यूएशन अच्छी लगा रहे हैं बाय द वे, कहा जाए तो दिस इज़ वेरी गुड। तो दो तीन हमें पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं अभी तक। चलो अब RHP को पढ़ लेते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी सारी पॉजिटिविटी अगर मिलती है तो देखते हैं उसको भी, राइट। तो पहली चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के जो ये प्रमोटर लोग हैं जिनके पास में कंपनी का मालिकाना हक है और कितना परसेंटेज है बिफोर द IPO, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड आफ्टर IPO भी इन्हीं के पास में अच्छा खासा रहेगा। यहाँ पे कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। दो अगेंस्ट द कंपनी यहाँ पर एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस जरूर नज़र आ रहा है, और एक मटेरियल सिविल लिटिगेशन भी नज़र आ रहा है जिसमें कंपनी को 4.25 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप लोग मेन केस को अगर चेक करने की कोशिश करते हैं तो ये मेन केस है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनके ऊपर में टैक्स ड्यूटी मतलब टैक्स चुराने का जो है केस लगा था, जिसमें इनको फाइनली जो इनको ऑर्डर मिला था टैक्स चुकाने, वो पेनल्टी वगैरह सब कुछ मिला था, तो 4,72,00,000 रुपए का मिला। तो बाद में इन्होंने केस किया CET-STAT के अंदर में, जो कि मेन अथॉरिटी, जहाँ पे अगर टैक्स का आपको क्लेम आता है या फिर ऑर्डर मिलता है कि इतना टैक्स पे करो जो आपने किया है, तो वो आप मतलब केस कर सकते हो उसके खिलाफ। तो ये वो अथॉरिटी है। यहाँ पर इन्होंने केस की मतलब सुनवाई के लिए डाला। बाद में इनकी सुनवाई हुई तो लास्ट में इनको जो पे करने पड़े हैं पैसे 28 लाख कुछ पे करने पड़े हैं, जिसमें से इन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया 39,50,000। तो अब ये बोल रहे हैं कि इसको एडजस्ट कर लो जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया उसके अंदर में। तो ये पूरा गेम है। तो यहाँ पर 4 करोड़ से वो जो अमाउंट है कुछ ज़्यादा मतलब खास मतलब वो टेंशन देने वाली चीज़ है नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट अब अगर हम लोग कंपनी के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 2004 के अंदर में एक खुली हुई कंपनी है, और इसकी स्टोरी जो है वो काफ़ी अच्छी यूनिक है। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कैसे इन्होंने शुरुआत की है। पहले स्टेनलेस स्टील के अंदर में ट्रेडिंग करना चालू किया, फिर खुद ही एक ज़मीन खरीदी, वहाँ पहले एक मिल लगाई, फिर दो लगाई, फिर चार लगाई, पाँच लगाई, फिर पॉलिशिंग की मशीन लगाई, फिर ऑटोमेटिक मशीनरी लगाई। तो ये पूरा यहाँ पर इन्होंने अपने माइलस्टोन्स जो है वो बताए हुए हैं, जिसको आप पोज करके आराम से पढ़ सकते हैं। वन बाय वन ऐसे ही फैक्ट्रियाँ आगे से आगे चलती जाती हैं। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि कंपनी एक इस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी इन्होंने टाइम देखा है, और जो रिफाइंड हो गए हैं इस मार्केट के अंदर में ये लोग। अब यहाँ पे कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी कुछ भी नहीं है आज के दिन। ये कंपनी के मेन कर्ताधर्ता हैं दीपक कुमार जी। एंड अगर हम लोग एक चीज़ और देखते हैं दीपक कुमार जी, तो ये यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप के अंदर में भी बने हुए हैं। इन्हीं के हाथ में मेनली कंपनी का कर्ता धर्ता है यही।
अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है और ठीक ठाक काम कर रहे हैं, सो फ्यूचर अच्छा खासा कंपनी को ही ले जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के पास में जो प्रॉपर्टी है, जो कि शुरुआत में जो फैक्ट्री लगाई थी वो तो ओन्ड है, बाकी उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये लीज के ऊपर में ली हुई हैं, जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस का काम कर रही हैं। सो ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है इनके पास में, मेनली एक ही जगह है जहाँ पर इनकी फैक्ट्री है। जो भी लोगो ये यूज़ करते हैं ये पर्टिकुलरली ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। यस, फॉर्मेलिटी चेक पास हो चुके हैं, बट स्टिल अभी तक यहाँ पर एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज भी हो चुका है, तो ये तो हो ही जाएगा। क्लास 6 के अंदर में इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। मैन्युफैक्चरिंग, अब यहाँ पे जो कितने एम्प्लॉइज इनके अंदर में काम करते हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर में एम्प्लॉइज यहाँ पर काम कर रहे हैं वो 11 हैं। बाकी परमानेंट बेसिस के ऊपर में 114 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और एट्रिशन रेट मतलब जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो 3 से 5% है। दैट्स क्वाइट लो। सो दैट्स क्वाइट अच्छा रिकॉर्ड रख रहे हैं, लोगों को अच्छा काम दे रखा है, दैट्स वेरी गुड। ये इन डिपार्टमेंट पे ये लोग काम करते हैं। नेक्स्ट, ये इनकी फैक्ट्री की फ़ोटोज़ आप लोग देख पाएंगे। किस तरीके से इनको ऑर्डर मिलता है, तो सबसे पहले इंक्वायरी आती है कस्टमर की बड़े ऑर्डर के बाद में, ये ऑफर प्रिपेयर करते हैं कि कितने में हम लोग माल डिलीवर कर देंगे। उसके बाद में वो टेक्निकली कस्टमर के पास में फिर जाता है और टेक्निकली एक्सेप्ट करता है, फिर एक कमर्शियली एक्सेप्ट करता है, थोड़ा बहुत मतलब पैसा दो भाई एडवांस, परचेज ऑर्डर आता है उसके साथ में, और उसी के साथ में डिलीवरी ऑर्डर और पेमेंट मिल जाता है इनको। नेक्स्ट, यहाँ पर ये इनकी फैक्ट्री की आप और फोटोज़ देख पाएंगे। इसी के साथ में आप लोग अगर एक चीज़ और देखना चाहें तो जिंदल स्टेनलेस स्टील कोई सप्लाई, नेम ऑफ द सप्लायर, जो इनका सप्लायर है वो जिंदल स्टेनलेस स्टील है। दूसरा, यहाँ पर आप लोग रेवेन्यू बाइफर्केशन भी देख पाएंगे, तो यहाँ पर विद जिंदल स्टेनलेस स्टील ब्रांड, मतलब उसी से खरीदते भी हैं, सप्लायर भी है और इनको ये बेचते भी हैं उसी के प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 50% रेवेन्यू वहाँ से आता है कंपनी का, और कंपनी अपना ब्रांड से थ्रू भी माल आज के दिन बेचती है। तो दोनों तरीक़ों से बेच रही है, दैट्स गुड। जहाँ से आए पैसा आए, बस ठप्पा वो अपना लगाएं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग तो अपनी है, अपना तो 20 का मार्जिन है, दैट्स वेरी गुड। यहाँ पर कंपनी का कस्टमर का जो सब कस्टमर जो है वो हरियाणा, वाराणसी, कानपुर, जो अलग अलग स्टेट से मिले हुए हैं। यहाँ पर न्यू दिल्ली से भी अच्छे खासे ऑर्डर्स आज के दिन आ रहे हैं। कंपनी का जो मेनली जो कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो यहाँ पे पाइप्स एंड ट्यूब्स वाला जो सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है। उसके बाद में शीट एंड कोयल भी अच्छी खासी बिक रही है। सो मेनली जो बिकना चाहिए वो सेम, हमको सबको जानते हैं कि जिस सेगमेंट के अंदर कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा ऑर्डर सबसे ज़्यादा बिकता है, वही यहाँ पर बिकने को देखने को मिल रहा है। सो अभी तक जो मेरे को कंपनी के बारे में समझ में आ रहा है, इस्टेब्लिश्ड है, पुरानी है, अच्छे मंझे हुए लोग हैं। सो अभी तक तो कोई दिक्कत नज़र आई नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो पैसा कंपनी के अंदर में आज के दिन लगा हुआ है एज पर बैलेंस शीट, तो वो लगा हुआ है 55 करोड़ रुपया। अब उसी में अगर हम लोग देखते हैं तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है दैट इज़ अराउंड 34 करोड़ रुपीज़। तो मेनली जो ज़्यादातर पैसा है वो उधारी का कम है कंपनी में लगा हुआ, इन्वेस्टर्स का खुद का ही ज़्यादा लगा हुआ है। लगभग 70-30 का रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो जिसको हम बात करते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि यहाँ पे कई लोग भाई बोलेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशियो तो इसका बहुत कम है, बिकॉज इसकी लाइबिलिटी तो बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट 70-30 के आसपास ही निकल के आएगी। बिकॉज मैं डेट टू इक्विटी रेशियो जब मैं निकालता हूँ तो मैं पूरी उधारी निकाल लेता हूँ, जो कि इन्वेस्टर्स का पैसा है उसके अलावा जितना भी कंपनी में उधारी का ही मान के चलता हूँ, क्योंकि वो अल्टीमेटली पे तो करना ही है। अगर ट्रेड्स पेएबल हैं तो भी पे तो करना ही है, उधारी ही है वो, काइंड ऑफ हमने माल उठा लिया, बस इंटरेस्ट नहीं दे रहे, वो इसमें तो फ़र्क है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी का पैसा कहाँ लगा हुआ है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बहुत 4 करोड़ के आसपास में लगा हुआ है। बाकी ट्रेड रिसीवेबल 17 करोड़ का है, जो कि एक कंसिस्टेंसी काइंड ऑफ बनी हुई है। सो वहाँ पर कुछ ज़्यादा इश्यू नज़र नहीं आ रहा है, मेंटेन करके चल रहे हैं, इन्वेंट्री भी ठीक ठाक मेंटेन करके चल रहे हैं। सो बैलेंस शीट नॉर्मल लग रही है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। इनकन्सिस्टेंसी जब कभी नज़र आती है या फिर कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से भी इनकन्सिस्टेंसी नज़र आती है, तो हम लोग एक बार को शक कर सकते हैं, बट यहाँ पर वैसा कुछ फिलहाल के तौर पे नज़र नहीं आ रहा है। रेवेन्यू स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट को अगर चेक करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग इन दी ऑर्डर, एंड इस साल तो इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा ही रेवेन्यू नेट प्रॉफिट निकाल लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इज़ 3 करोड़, 3 करोड़, यहाँ पे 6 करोड़ और 4 करोड़। तो इस साल कंपनी लगभग 8 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी, ऐसा उम्मीद है। उसी के हिसाब से हम लोग पी और पीबी रेशियो को निकालने की भी कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, स्टील का, इन पाइप्स का इनका ज़रूरत पड़ती है जब कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा होता है। कंस्ट्रक्शन जो हो रहा होता है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कम होता है, सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरतें पड़ती हैं। तो
अभी जो सेकंड हाफ है उसका रिजल्ट वो आएगा मार्च 2025 में। सो आई एम होपफुल देयर। अब नेक्स्ट अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग सेक्शन इज गुड। यहाँ पर कंपनी का नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी दैट टू इन द पॉजिटिव सेंस इज नाइस। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी ने कोई डिविडेंड वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अभी तक तो कुछ ऐसा डिविडेंड दिया हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नो नो नहीं दिया। फ्यूचर में देते तो अच्छी बात है, दे ही देना चाहिए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं 8 करोड़ की नेट प्रॉफिट के हिसाब से जो कंपनी ने वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो हमें एक रियल पिक्चर समझ में आएगी, सामने आएगी हमारे। तो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए 3 कंपनियों के नाम इन्होंने अपनी आरएचपी में बताया है, दैट इज रेमी एडल्स्टाल ट्यूबुलर लिमिटेड, एडल्स्टाल, विनस पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड वन मोर इज सूरज लिमिटेड। ये इसी सेगमेंट में काम करती है, इनके बारे में अभी आप पढ़ सकते हैं। सेम सिमिलर साइज सेगमेंट है। अगर इनकी कमाई को देखते हुए हम लोग पीओपी रेशियो निकालने की कोशिश करें तो 8 करोड़ के हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 105 करोड़ की वैल्यू लगाई है। 8 16 8 24, तो लगभग 13 का पी रेशियो निकल के आता है। जिसको कंपेयर करते हैं तो इसका 36 30 34। सो मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है उनका 30 से 35 40 के बीच के आसपास का है। और यहाँ पर 13 के पी पे लेके आ रही है, दैट्स कमाई बहुत अच्छी कर रही है जो वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर पीबी रेशियो की नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू कितनी ज़्यादा लगी हुई है। तो यहाँ पर इसकी जो नेटवर्थ है दैट इज़ अराउंड 34 CR, जो पैसे उठा रही दैट इज़ 30 CR, तो लगभग हम लोग मान के चलते हैं 60 CR। एंड यहाँ पर वैल्यू लगाई दैट इज़ तो 1.7 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है। जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 2.53 6 एंड 5। सो नेटवर्थ के हिसाब से भी वैल्यू अच्छी है। सो आई एम होपफुल इन दिस कंपनी की ये लिस्टिंग गेन भी अच्छा दे सकती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छी बन सकती है बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड एनालिसिस जिस पे हमने किया है। सो आई एम होपफुल इन दिस फॉर लिस्टिंग गेन्स, शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। सो ऑल दिस टर्म्स आई एम वेरी होपफुल इन दिस। बाकी आपको कोई भी डिसीजन लेना में पॉजिटिव नेगेटिव वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाकी एक भाई का सवाल भी आया हुआ है। अभी SMIFS नाम से कोई कंपनी है, उसको जो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने रिवोकेशन हटा दिया, उनको रिवोक कर दिया गया था। सॉरी सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था ट्रेडिंग के लिए। तो वहाँ से उनको रिवोक कर दिया गया है। तो भाई ने पूछा है कि ये क्यों किया गया था। तो देखो इसको सर्च करना पड़ेगा पास्ट के रिकॉर्ड में जाके। बाकी मैं आपको इसको कैसे पता करें, अगर आपने ये सवाल पूछा कि कैसे पता करें कि पास्ट में ये किस चीज़ का रिवोकेशन हो, मतलब किस वजह से रिवोक किया गया, सॉरी सस्पेंड किया गया था और रिवोक किया गया है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो या फिर आप आजकल की डीप सीक एआई है उसमें जाके बस लिख दो जो कि डॉक्यूमेंट होता है उसको अपलोड करो वहाँ पे और उससे पूछ लो कि ये जो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है किस चीज़ का है, पर्टिकुलरली कब किया गया था, आप किस चीज़ क्यों किया गया है। तो वो क्या करेगा, पूरा नेट को सर्च करेगा और आपको इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है। अगर इस भी तरीके से नहीं मिलते, अगर आपको कुछ चीज़ें कई बार आप सर्च करते हो कंपनियों के बारे में, तो फिर दूसरे तरीके भी हैं, उनकी भी मैं आपको मतलब बता दूंगा। इस तरीके से अगर आपको नहीं हेल्प मिलती है तो दूसरे तरीके की बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो लेट्स प्रोसीड विद, कल फिर मिलते हैं। फाइनली सी यू टुमारो।